नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और ये जो उपचुनाव है ये आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों को बहुत प्रभावित कर सकता है। और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और सपा किस स्थिति में है और उसके साथ में मायावती और चंद्रशेखर की पार्टी और साथ में कांग्रेस की क्या स्थिति बन रही है, साथ में जो सहयोगी पार्टी हैं एनडीए और इंडिया अलायंस की, उनकी क्या स्थिति बन रही है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ रोजाना की तरह अरुण सर हैं, इंडिया.com के संपादक हैं। और अरुण सर, सबसे पहले आज हम बातचीत करते हैं कि जो 10 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन 10 सीटों के चुनाव पर चर्चा से पहले मैं जानना चाहता हूं कि अखिलेश की स्थिति सर बहुत मजबूत दिखाई दे रही है और आपको क्या लगता है कि टक्कर सीधी है? देखिए, अखिलेश यादव की आप बात करें तो अखिलेश यादव इंडिया ब्लॉक के साथ जिस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव में जुड़े जी, और उन्होंने जो एक तरह से रिकॉर्ड सीटें हासिल की। आपको बता दूं कि एक बार जो है जब उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जब थे तो उनके ज़माने में जो है उन्होंने एक बार जो है रिकॉर्ड यानी 35 सीट्स लोकसभा सीट्स जीती थी। उसके बाद एक तरह से देखा जाए तो अखिलेश यादव जी का जो है इस बार जो है एक रिकॉर्ड विक्ट्री वो रिकॉर्ड में तोड़ दिया, वो रिकॉर्ड तोड़ा और साथ में उन्होंने एक साबित किया कि वो जो है एक मजबूत नेता के रूप में मतलब उभरे हैं और कांग्रेस को भी उनके साथ में ज़्यादा फायदा हुआ, यूँ कहिए तो दोनों को भी एक दूसरे से फायदा हुआ, वोट ट्रांसफर हुए। और जो आप अभी बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो बीजेपी की परेशानी इसीलिए बढ़ी हुई है। बीजेपी की परेशानी इसलिए बढ़ी हुई है कि जो इंडिया ब्लॉक जिस तरह से मूव कर रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में इसमें से इस 10 जो असेंबली सीट्स हैं इसके बाई इलेक्शन में अगर वो मैक्सिमम सीट जीत लेता है तो उसे बीजेपी के जो आने वाले माफ़ कीजिएगा, जो असेंबली इलेक्शन है, चाहे हरियाणा का हो या महाराष्ट्र का हो या झारखंड का हो, इन सब इलेक्शंस में काफ़ी मॉरली जो है लोकसभा की एक डिफीट कहने का मतलब जो सीटों का कम होना, उसके बाद में इन सब जगहों पे इसमें कम आना सीट का, तो एक तरह से जो है मॉरल प्रेशर बन जाए। मॉरल क्या मतलब, एक इतना ज़बरदस्त दबाव पड़ जाएगा उनके ऊपर कि उनके कार्यकर्ता हतोत्साहित हो सकते हैं। उसी को रोकने के लिए शायद जो आपने देखा होगा कि जो बीजेपी के जो एक संगठन के बड़े नेता हैं BL संतोष जी, उन्होंने 2-3 दिन कैंप किया उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, और वो कार्यकर्ताओं से मिले और वो पूरी रिपोर्ट और जिस तरह के जो कारण थे उसकी समीक्षा की। बिल्कुल सर, आपको रोकूंगा। सबसे बड़ा सवाल जो सर इन दिनों सुर्खियों में चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लोगों का कहना है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा के बाद अगर ये 10 सीटें भी बीजेपी हारती है तो निशाने पे योगी आदित्यनाथ आएंगे, उनके सीएम की कुर्सी आएगी। क्या लगता है, क्या इस बात का कोई औचित्य बनता है इस बीच? देखिए, जैसे 4 सीट मैं आपको बता दूं, 4 सीट है। एक तो गाजियाबाद सीट है, फूलपुर इलाहाबाद वाली में जो सीट है, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद और मझवा, जो ये सीट जो है पहले से इस पे जो बीजेपी के MLA हुआ करते थे। दूसरी बात जो मैं कहूँ कि RLD का जो मीरापुर जो सीट है, वहाँ के जो MLA हैं उनको जो है बिजनौर से लड़ाया गया। तो ये जो 5 सीट हैं, एक तरह से देखा जाए बीजेपी के चैलेंज है कि इन 5 सीटों को पहले रिटेन करना। उसके बाद में जो आपने देखा होगा कि कानपुर की जो एक सीट है जिससे समाजवादी पार्टी के नेता जो कन्विक्ट हुए सोलंकी, तो उनको हटाया गया, तो वो एक सीट बचती है। उसके बाद आपने देखा होगा जो सीट है करहल है, कटेहरी है और कुंदकी है, जो ये सब जो सारी बाद वाली जो सीसामऊ को इंक्लूड कर लें तो बाद की जो 5 सीट हैं ये समाजवादी पार्टी के पास ऑलरेडी है। करहल बहुत मजबूत सीट है जहां से अखिलेश यादव उन्होंने वो सीट छोड़ी है। तो 5 सीट उधर की और बीजेपी की जो 4 सीट हैं जो जीती हुई पहले की उनके MLA रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो बातचीत चल रही, कांग्रेस का इतना उत्साह बढ़ा हुआ है कि कांग्रेस कोशिश कर रही कि 10 में से जो ये 4 सीट जो बीजेपी के पास मैंने कहा ना कि जैसे ये फूलपुर, खैर, वहाँ की जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो बीजेपी डोमिनेटेड 4 सीट्स हैं उनके MLA भी रहे थे, तो उसको जो है कांग्रेस लड़ना चाह रही है। और इसीलिए धन्यवाद ज्ञापन के बहाने आपने देखा होगा कि राय साहब जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, वो हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो धन्यवाद ज्ञापन के बहाने उन्होंने पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का जो है एक तरह से जो है एक दौरा कर लिया है। तो अपने कार्डर्स को जो है रिवाइव करने के लिए उनको जो है उसमें नया उत्साह जो बना हुआ है उसको और उत्साह बढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं। वो लोग उन्हीं सीट पर नज़र बनाए हुए हैं कि साहब समाजवादी पार्टी से इन सीटों को जो है हम लोग अपना दावा पेश करेंगे और बाई इलेक्शन में अपने कैंडिडेट। बिल्कुल सर, लोग इस चुनाव विधानसभा उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले उन हार के कारणों की समीक्षा कर रही है जिसकी वजह से वो लोकसभा चुनाव हारी। और इस बीच सर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि BL संतोष जब उत्तर प्रदेश में बैठक कर रहे थे तो उनकी सबसे ज्यादा जो उन्होंने फोकस किया
वो ओबीसी और दलित वोट पर फोकस किया। लेकिन ओबीसी और दलित वोट जो हम देख रहे हैं लगातार या तो वो अखिलेश यादव के पास जा रहा है या कांग्रेस के पास जा रहा है, या जो चंद्रशेखर और मायावती ये चार जो लोग हैं इनके पास बढ़ रहा है और बीजेपी के पास कम आ रहा है, और यही है कि बीजेपी हार रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो चंद्रशेखर जो रावण जो वो नगीना से जीते हैं एमपी, तो आपको एक आश्चर्य होगा कि वहां से वो 1.5 लाख के मत अंतर से जीते, और बसपा जो बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती का जो कैंडिडेट था वहां से 13,000 पे ही सिमट गया। तो आप समझिए कि पूरा का पूरा जो दलित वोट बैंक था वो उधर की तरफ ट्रांसफर हो गया। 13,000 वोट पाना मायावती के कैंडिडेट का जो है वो एक तरह से शॉकिंग है, बीएसपी के लिए शॉकिंग है। उन्होंने जो इस इलेक्शन में जो 80 सीट पे चुनाव लड़ाए, 35 मुसलमान खड़े किए, आप समझ रहे हैं ना। एक तरह से उन्होंने जिस तरह से गणित बनाई थी, अपनी मैथमेटिक्स की थी, पॉलिटिकल अर्थमेटिक जो बनाई थी, उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी, और उनका मत प्रतिशत आपको कहूं कि 9% के आसपास आ गया। जबकि आपको बता दूं कि जो पिछले जो 2022 का असेंबली इलेक्शन हुआ था, उनका एक एमएलए जीता था, उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह एक एमएलए थे, उन्होंने जीता था, और बीएसपी का जो वोटिंग का परसेंटेज था पूरे प्रदेश में वो तकरीबन 13% के पास था। आप सोचिए 2022 से 2024 तक आते आते उनका जो 9% के करीब खिसक गया वोट बैंक। और जबकि 2019 में जब ये लोग चुनाव लड़े थे अखिलेश की समाजवादी पार्टी के साथ में, तो उनका मत प्रतिशत 19% के करीब इंटैक्ट था। बिल्कुल सर, लेकिन बसपा का जो वोट इस बार बहुत गिर गया है वोट शेयर, उसका एक बड़ा रीजन मुझे ये भी लगता है कि जनता को ये पता चल गया है, उनको ऐसा एहसास हुआ कि बसपा का कहीं ना कहीं झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर है, और नजदीकियां जो जिस प्रकार से खबरों में चल रही थी और जिस प्रकार से जो काउंटर अटैक उनके भतीजे कर रहे थे, उनको रोक दिया गया, इससे भी बहुत फर्क पड़ा है जनता पर। क्या लगता है? ये एक आप कारण कह सकते हैं जिसका जो है असर तो पड़ा ही, क्योंकि आप बसपा को ये नहीं कह सकते कि भाई वो अंडरस्टैंडिंग के तरीके से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से चुनाव की अपनी प्रक्रिया अडॉप्ट की थी, चुनाव लड़ने की जो स्ट्रेटेजी थी, उसमें उनका था कि 35 मुसलमान जैसे मैंने कहा कि उन्होंने खड़े किए, इसी तरह से जो ओबीसी कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया और ब्राह्मण क्षत्रियों को भी उन्होंने वोट दिया था, एक बैलेंस बनाया था। तो उसमें उनका था कि उनका फॉर्मूला सक्सेसफुल होगा तो उसमें नुकसान सबसे ज्यादा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को होगा, जिस तरह की स्ट्रेटेजी दिख रही थी उसमें। लेकिन वो उल्टा हो गया। उनका जो दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, जो कि जो जैसा कि आपने मैंने अभी नगीना का जो चंद्रशेखर आजाद का एग्जांपल दिया, दलित वोट बैंक उनके साथ बिल्कुल नहीं गया। वो पूरा का पूरा जो है समाजवादी, यानी आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि जो दलितों में, यानी ये जो वोटर्स में जो कॉन्शियसनेस है वो इस तरह की नहीं है कि एक चेहरा देखा उसी पे वोट देंगे ब्लाइंडली और अपना वोट वेस्ट करेंगे। तो वोट को वेस्ट न करते हुए सभी सेगमेंट ने जो है, जो वायबल एक ऑप्शन था, यानी जो विनेबिलिटी थी जिस कैंडिडेट की तरफ, उनको लगा कि इंडिया ब्लॉक और समाजवादी पार्टी के साथ जो कैंडिडेट खड़ा है, चाहे मुसलमान हो या ओबीसी कैंडिडेट हो, उसको वोट दे दिया जाए, बनस्पत अपना वोट डिस्ट्रॉय किया। बिल्कुल सर, इस उपचुनाव से पहले खबर यह आई कि चंद्रशेखर आजाद ने भी चार जो विधानसभा हैं वहां पर अपने प्रभारी नियुक्त कर लिए हैं। लेकिन सर, चंद्रशेखर को लेकर एक बात हमने पूरे चुनाव में देखी कि चंद्रशेखर का जो अंदाज है ग्राउंड पर, वो लगातार मायावती की जगह तो लेना चाहते हैं, उनके वोट बैंक उनको चाहिए, लेकिन मायावती पर कभी वो काउंटर अटैक सीधे तौर पर नहीं करते हैं। क्या लगता है उनकी राजनीति ये किस तरीके से चल रही है? देखिए, एक बात बता दूं, अगर राजनीति में संभावनाएं हर तरह की होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कभी एक नहीं होंगे। इस भी संभावना को आप इनकार नहीं कर सकते, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं ये कह दूं कि उन्होंने भी यही कहा, अपना जो कैंपेन लॉन्च किया उसमें भी आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने कहा काशीराम जी के सपने को साकार करना है। तो ऐसा नहीं है, वो जो दलित के उस आंदोलन के सबसे बड़े नेता जो 90 के दशक में उभरे काशीराम जी, जिनकी वजह से मायावती इतना आगे बढ़ी, जिनको उन्होंने एक तरह से कहते हैं मेंटर किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने उस विचारधारा को ही निगेट कर दिया। काशीराम के सपने को साकार करते हुए, यानी वो जो उनका एक परंपरागत दलित वोट बैंक है, उसकी भी शरण में वो गए। लेकिन मायावती को क्रिटिसाइज करने का मतलब था कि वो मायावती को बिल्कुल जो है उनकी जो जमीन को खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना एग्रेसिव होके जो है वो अपना नुकसान कर सकते थे। इसी वजह से उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। काशीराम जी का तो नाम लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने मायावती पर अटैक नहीं किया, क्योंकि उसमें मायावती अभी भी जो दलित सेगमेंट में अगर उनके खिलाफ अटैक होगा तो उसका रिपरकशन हो सकता है। तो बहुत समझदारी से उन्होंने काम लिया। बिल्कुल सर, अब सबसे सामने जो हमारे सामने है वो है विधानसभा चुनाव, जो आने वाले कुछ राज्यों में होने वाले हैं। सितंबर अक्टूबर में शायद ये चुनाव होंगे। महाराष्ट्र और
हरियाणा और झारखंड, इन 3 राज्यों में सबकी नजरें बनी हुई है। महाराष्ट्र में जो एक तरीके से महाविकास अघाड़ी जो है वो अच्छी पोजीशन में नजर आ रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आ गए हैं, उसके बाद वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हरियाणा में बराबरी की लड़ाई है। और इस चुनाव से कितना फर्क पड़ेगा सर? देखिए, इस चुनाव से ये फर्क अभी जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, और आपने देखा होगा बीजेपी ने समीक्षा की अपने हार के कारणों की, तो उसमें 2-3 चीज़ें निकल के आई हैं कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जी, और जो उधर से इम्पोर्टेड कैंडिडेट्स, प्लस जो है जो ऑफिसर्स, जो ब्यूरोक्रेटिक यानी जो ऑफिसर्स हैं, वो लोकल लीडर्स और कार्यकर्ताओं की सुन नहीं रहे हैं। तो जो निराशा है, वो लोग जब उन्होंने देखा कि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है, तो वो जो पार्टी से कटने की स्थिति हो गई, उन लोगों ने निराशा में जो है पार्टी का साथ तो नहीं छोड़ा, लेकिन वोट न तो अपना वोट देने के बाद उन्होंने वोट नहीं दिलवाया। इसी वजह से आपने देखा होगा तकरीबन 4 से 5% का जो उनका वोट बैंक कम हो गया। तो उसी संदर्भ में आप देखें तो जो पार्टी की, जो बीजेपी की जो चिंता बनी हुई है कि इसमें जो विक्ट्री जो है, अगर वो, मैं नहीं कहता कि 10 सीट वो जीत पाएंगे, लेकिन इसमें जो उन्होंने कोशिश की है कि दलितों के रिझाने की, और उसमें एक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन लोगों का एक एससी मोर्चे के जो लीडर हैं उनके साथ बैठक हुई। तो उसका मतलब क्या है, उनको तरजीह देने की बात कही गई है और उनके डोर टू डोर विजिट करने की बात कही है। जैसे पन्ना प्रमुख 100 लोगों को खटखटाता था दरवाजा कि आके चलिए वोट दीजिए, उसी तरह से डोर टू डोर जो दलितों के घर में और ओबीसी के घर में जाने का जो कैंपेन शुरू करने का मतलब क्या है, यही वोट बैंक सबसे ज्यादा खिसका हुआ था उनका, जबकि सबसे ज्यादा दलित एमपी जो इन्हीं के पास हुआ करते थे। तो ये वोट बैंक खिसका है जो उसको खुश करते हुए, अपने पास बनाए रखते हुए ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग न, अगर इसमें ज्यादा सीट हार जाते हैं तो उसका जाहिर सी बात असर पड़ेगा। महाराष्ट्र में खास असर पड़ेगा। महाराष्ट्र को हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे थे कि वो स्विंग स्टेट है वेस्ट बंगाल के साथ में सबसे बड़ा, लेकिन इस समय सबसे बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश जो है स्विंग स्टेट, जो लोग गारंटीड मान के चल रहे थे कि यहाँ असर ज्यादा नहीं पड़ेगा, वो मैक्सिमम उसी ने ज्यादा टिल्ट उत्तर प्रदेश ने ही पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश ने भी। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसमें जो अगर बीजेपी जो है एटलीस्ट 50-50 पे उसको रहना बहुत जरूरी होगा। अगर 50 यानी 5 सीट नहीं जीतते हैं वो लोग, तो उनके लिए थोड़ा सा जो है मॉरली और अपने कार्डर्स को जो है बताने के लिए, मैसेज देने के लिए 5 सीटें उनको जीतनी बहुत जरूरी है इस बाई इलेक्शन में। बिल्कुल सर। तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश की जंग है और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का इस बार उत्तर प्रदेश में ओबीसी और दलित वोट पर बहुत फोकस है, क्योंकि ये जो 2 वोट बैंक है, ये पूरे देश को एक संदेश दे सकता है कि अगर यूपी में चुनाव हारती है भारतीय जनता पार्टी, तो पूरे देश में संदेश जाएगा, और खास तौर पर जहां जहां चुनाव हैं उन राज्यों में संदेश जाएगा कि बीजेपी को हराना इतना मुश्किल नहीं है जितना आज से 10 साल पहले लग रहा था। तो अब अच्छी स्थिति में विपक्ष नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने को उभारने के लिए, पार्टी को पुरानी स्थिति में लाने के लिए अभी काफी मेहनत करने की जरूरत है लगातार पार्टी। बिल्कुल सर। एक बात कहूंगा मैं आपसे, इसी कोशिश में आप देखेंगे कि जो आने वाला 23 जुलाई को बजट है, आप देखेंगे कि हो सकता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मिडिल क्लास को खुश करने के लिए एमएसएमई सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी पैदा करने के लिए जो प्रोग्राम हो सकते हैं। आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि जो 5 लाख तक लोन देने की जो योजना, ये तो विपक्ष की जीत मानी जाएगी। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको नहीं, तो आपको करना ही पड़ेगा। आप नहीं करेंगे, आप सत्ता में हैं, तो आपको तो प्रो पीपुल जो प्रोग्राम है लॉन्च और एग्रेसिवली लॉन्च करने पड़ेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि हमें आगे भी चुनाव में विक्ट्री चाहिए, जीत चाहिए, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। उसमें कोई अहंकार, यही बात मैं कह रहा हूं कि जैसे पार्टी के विश्लेषण में ये भी कहा गया कि अहंकार से आप लोग दूर रखिए, बिल्कुल इस सब से दूर हो जाइए। तो इन सब स्ट्रेटेजीज को अपनाते हुए विद ऑल ह्यूमिलिटी, यानी हम्बल बनते हुए जो कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया गया है, नेताओं को, तो ये सब स्ट्रेटेजी अपनाते हुए वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल सर। अहंकार की बात आपने कही, तो खास तौर पर आरएसएस ने लगातार पिछले कुछ दिनों पहले अटैक किया था भारतीय जनता पार्टी पर और उनके कामकाज पर, कि अहंकारी उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था। तो खास तौर पर चलिए, ये लगातार बातें तो चलती रहेगी, क्योंकि पॉलिटिकल शो आप देख रहे हैं, तो लगातार पॉलिटिकल बयानबाजी भी होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या संघ के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, लगातार बयानबाजी हो रही हैं। लेकिन देश एक बार फिर से चुनावी माहौल में जा रहा है और विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में उपचुनाव होने हैं, और यूपी के उपचुनाव पूरे विधानसभा चुनाव को इस साल के जो आखिरी में होने वाले हैं उसको प्रभावित करेगा। अब यह देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने आप को वापस उसी स्थिति में ला पाती है जैसे वो आज से 5 साल या 2 साल पहले थी। तो देखते रहिए पोल पंच। हम लगातार चुनावों से जुड़ी खबरें आपको बताते हैं और आपको समीकरण बताते हैं कि कहां चुनाव है और किसकी क्या स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।